नमस्ते, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। यहाँ पर मैं एक अनाउंसमेंट वीडियो लेके आ रही हूँ विच इज़ इन रिलेशन टू 33rd बिहार जुडिशियल सर्विसेज, जिसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आप सबको देखने को मिल सकता है। ये एक कंप्लीट बैच होगा जिसमें हम प्रीलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से आपके साथ रहेंगे। लाइव क्लासेस रहेंगी जिसका आपको रिकॉर्डेड वर्जन मिलेगा। डेली क्लास में नोट्स अलग से जो भी पीडीएफ्स, पीपीटीज, व्हाटएवर इज इम्पोर्टेंट वो सब आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। टेलीग्राम पे ग्रुप्स बनेंगे जिसके आप मेंबर होंगे। साथ ही इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज के और डाउट डिस्कशन सेशंस हमारे अलग रहा करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसके मेन मोटिव से जिसके साथ हम लेकर आए हैं, जो इसका मेन हमारा सिलेबस डिस्कशन वाला पार्ट है, उस पे आ जाते हैं। मेनली कोई भी जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन हम किसी की भी बात करें तो वो 3 स्टेजेस में होता है, प्रीलिमिनरी, मेंस एंड इंटरव्यू। अभी के लिए मैंने सिलेबस डिवाइड कर दिया है, बट जो डिटेल्ड डिस्कशन होगा आपका दैट वुड बी फॉर द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। ठीक है, हम उससे ही स्टार्ट करेंगे और साथ में उसके साथ जो भी स्ट्रैटेजी है, व्हाटएवर इज इम्पोर्टेंट प्रीलिमिनरी क्रैक करने के लिए, वो सब आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पे अगर मैं सिलेबस की एग्जाम की बात कर लूँ तो 2 पार्ट्स में ये डिवाइडेड रहता है। जीके का आपको पेपर देखने को मिलेगा और लॉ का पेपर। जीके का पेपर रहता है आपका 100 मार्क्स का और लॉ का रहता है 150 मार्क्स का। तो बेसिकली ये होता है टोटल 250 और इतने से ही आपका जो कट ऑफ है वो निकलता है। ठीक है, टोटल करके निकलता है। स्टार्टिंग विद द सिलेबस, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। लॉ में एविडेंस प्रोसीजर, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट्स, कमर्शियल लॉ, ये हमारे मेन लॉज रहने वाले हैं। मेंस का सिलेबस थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे आपको इंग्लिश, हिंदी, जीके, साइंस 100 मार्क्स के ये पेपर्स रहते हैं। इसके अलावा लॉज में एक कंपलसरी लॉ रहता है और बाकी सारे आपके ऑप्शनल लॉज रहते हैं, जिसमें से आपको 5 में से 3 सिलेक्ट करने होते हैं। दैट वुड कम ऑन अ लेटर स्टेज। हम उसके बारे में बाद में डिटेल में डिस्कशन करेंगे वंस वी आर डन विद दी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। नाउ स्टार्टिंग विद कि आपको किस तरह से क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर, ये आपका BNSS, BSA, ठीक है, एंड CPC, ये 3 लॉज हैं जो यहाँ पे आपको पढ़ाए जाएंगे। BNSS जैसा कि आप जानते हैं ये CRPC को रिप्लेस करके आया है। BSA ये एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करके आया है। And CPC 1908, whatever is important from preliminary perspective would be taught। क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। सेक्शंस सबसे पहला, टाइम लिमिटेशंस, अथॉरिटीज, साथ में इंपॉर्टेंट लीडिंग केस लॉज। ठीक है, अब क्योंकि रिप्लेसमेंट हुआ है तो एक कंपैरेटिव एनालिसिस के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। इन केस कुछ ऐसा चेंज से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए तो उससे आंसर करने में आपको प्रॉब्लम ना हो, दैट इज व्हाट वुड बी डिफरेंट। ठीक है, साथ अब इसके आगे बढ़ते हैं। सीपीसी में भी देखिए, सीपीसी सिर्फ कन्फाइंड नहीं होगी सेक्शंस तक। सेक्शन प्लस ऑर्डर में जो आपके इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ऑर्डर्स में जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, जो जो रूल इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, वो सब आपको बताए जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, नेक्स्ट हेड आता है कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन हम सब जानते हैं 1950 में हमारा संविधान लाया गया था। संविधान के जितने इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, the cases, everything would be discussed in detail। the latest amendments, संशोधन जो लाए गए हैं खासकर 101 से लेके 106 तक के, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आप खुद से भी पढ़ने की सोच रहे हैं, आप प्लान कर रहे हैं कि आप खुद से पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए भी इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखें। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसके बिना आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। एंड प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन बीइंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, इन चीज़ों को तो बिल्कुल अपने साथ लेके चलना है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इसे बहुत लोग छोड़ देते हैं ये सोच के कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया ना, तो एडमिनिस्ट्रेटिव में हम क्या अलग से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है। बहुत से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, जैसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हो गया, आपकी लोक अदालत हो गई, लोकपाल्स हो गए, लोकपाल, लोकायुक्त का कॉन्सेप्ट, द ऑम्बड्समैन कॉन्सेप्ट जिसको हम बात करते हैं, ठीक है, क्वासी जुडिशियल बॉडीज, द कंट्रोल, द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, किस तरह से ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं, जितना भी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है वो सब बताया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एंड द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, ठीक है, भूलना नहीं है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये मेन हेड्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के, जिनसे हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। इस तरह से हम हर सब्जेक्ट का एक आपको ओवरव्यू देते जा रहे हैं, ताकि एग्जाम के लिए आपको आइडिया लग जाए कि हमारी क्लासेस किस तरह से मूव करेंगी, इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा, ठीक है। हिंदू लॉ, हिंदू लॉ के 4 मेन लॉज जो हैं, जो बेसिकली हमारा हिंदू कोड फॉर्म करते हैं, ठीक है। मुस्लिम लॉ के लॉज हैं, जो इनके कॉन्सेप्ट्स हैं। देखो मुस्लिम लॉ से ज़्यादा है ना कॉन्सेप्ट्स पे बेस करता है, चाहे वो निकाह का हो, चाहे वो डावर का हो, चाहे हिबा हो विच इज़ गिफ्ट, चाहे वसीयत हो, चाहे तलाक हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं भूलनी है जब भी हम मुस्लिम लॉ की बात करते हैं, ठीक। इसके साथ हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ के साथ रिसेंटली हमें यूसीसी पे बहुत ज़्यादा डिबेट देखने को मिल रहा है। तो यूसीसी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, दैट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड, इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, जो भी कमिटीज़ बनी हैं, कौन से स्टेट में एक कोड बन गया है, यूसीसी कोड हमें देखने को मिल रहा है, एक बिल इंट्रोड्यूस हो गया है, वो सारी चीज़ें कीपिंग इन माइंड द रीसेंट डेवलपमेंट्स, जो कुछ भी नया हो रहा है समाज में, उसके साथ आप किसी भी लॉ के सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। यानी रीसेंट केस लॉज, जो ऐसे केस लॉज जो नया रेशियो लेके आ रहे हैं, कुछ नया इंटरप्रेट हो रहा है, कोई चलती हुई चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं, वो सारे केस लॉज हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। लॉ ऑफ ट्रांसफ़र एंड लॉ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, संपत्ति अंतरण अधिनियम। अब इस अधिनियम में एक तो इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके सेक्शंस, ठीक, दूसरे इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके केस लॉज, और तीसरे होते हैं प्रिंसिपल्स, ठीक है, प्रिंसिपल्स या डॉक्ट्रिन्स जिन्हें हम कहते हैं। जो पार्ट 1 है ना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, वो इन प्रिंसिपल्स के साथ डील कर रहा है। यहाँ पर दिक्कत होती है प्रॉपर्टी में, जो मेन प्रॉब्लम होती है लोगों को, वो ये समझने में होती है। आप मॉर्टगेज, लीज, बंधक की बात करूँ मैं, अगर आपसे लीज की बात करूँ, वो सब चीज़ें आप कर लेंगे, क्योंकि उसमें समझना नहीं है, उसमें सब याद करना है। प्रॉब्लम होती है जब हम डॉक्ट्रिन्स और प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। अगर एक बार आपको इनका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो आप चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, तीनों स्टेजेस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इससे रिलेटेड आंसर्स करने में, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, इक्विटी कहाँ पे ओरिजिन हुआ, ठीक है, इक्विटी के प्रिंसिपल्स क्या हैं, कितने हैं, क्या इंडिया में इक्विटी हमें अलग से देखने को मिलता है, या हमारे लॉज ऐसे बने हैं कि उसी में ही इक्विटी आ गया है। तो हमारे साथ हुआ है कि हमारे लॉज में ही हम इक्विटी को देख सकते हैं। अब
एग्जाम पर्सपेक्टिव से व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज प्रिंसिपल्स, जो मैक्सिम्स हैं इक्विटी की जो मैक्सिम्स हैं उनका मतलब आपको पता होना चाहिए। कौन से सेक्शन में हमें कौन सी इक्विटी का प्रिंसिपल देखने को मिल रहा है, कौन सी मैक्सिम देखने को मिल रही है, ये पता होना चाहिए। ट्रस्ट, लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ। स्पेसिफिक रिलीफ के लिए एक्ट है हमारा 1963 का, ठीक है, अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। 2018 का इसका अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडिंग इसके केस लॉज, इंजंक्शन की अगर हम बात करें, 2018 का अमेंडमेंट किससे रिलेटेड था, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। साथ ही इसके अमेंडमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो अमेंडमेंट उसी में हुआ था। रेस्टिट्यूशन, रेसेशन, कैंसिलेशन, डिक्लेरेटरी डिक्रीज, ये सब कुछ है और ये सब आपका कितना प्रीलिमिनरी पॉइंट से इंपॉर्टेंट है और कितना मेंस पॉइंट से, वो डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। कौन से सेक्शंस आपको कितने याद रखने हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं लॉ ऑफ ट्रस्ट पे। लॉ ऑफ ट्रस्ट का भी हमारा एक एक्ट बना हुआ है, 1882 का ये एक्ट है। इसके अलावा बाकी जो रिलीजियस ट्रस्ट वगैरह हैं वो किससे गवर्न होते हैं, कौन से कि क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, ट्रस्टी कौन होता है, बेनिफिशियरी कौन होता है, ये सब यहाँ पर लॉ ऑफ ट्रस्ट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अपने आगे सेकेंड लास्ट लॉ के साथ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट्स, ठीक है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट्स, भाई हम कॉन्ट्रैक्ट क्या समझते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, बस हमने समझा कि सेक्शन 75 तक जो डैमेजेस तक की बात कर रहा है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। बट अब रिसेंटली ट्रेंड चेंज हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट के दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 आपका था सेक्शन 1 से लेके 75 तक और पार्ट 2 है आपका 124 से लेके 238 278 तक है, ठीक है। 124 ऑनवर्ड्स है वो, ठीक है। क्वेश्चंस अब इस पार्ट से बन रहे हैं, इसमें इलस्ट्रेशंस जिस सेक्शन में दिए गए हैं, कौन से स्टेट में कौन से इलस्ट्रेशंस पूछे जा चुके हैं, कौन से इलस्ट्रेशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डेफिनेशन सेक्शन है क्या पार्ट 2 एग्जैक्टली। पार्ट 2 है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, विशेष संविदाओं के बारे में ये बात करता है, दैट इज पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हमें सिर्फ पार्ट 1 नहीं देखना है, पार्ट 2 इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। पार्ट 1 में क्या क्या चीजें थी, पार्ट 1 में प्रिंसिपल्स हैं, कौन कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, कौन नहीं बना सकता है, कोई अगर माइनर कॉन्ट्रैक्ट बना देता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है, वो सब हम इधर देखते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का क्या इफेक्ट होता है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाए तब उसका क्या फर्क पड़ता है। इन शॉर्ट है ये बेसिकली आपका पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लेकिन कितना प्रीलिमिनरी पॉइंट से इंपॉर्टेंट है ये मालूम होना चाहिए ना, तो उसके लिए जरूरी है कि आप समझ लें, एक बार जान लें, जो आपको हमारे कोर्स के थ्रू हेल्प मिल जाएगा समझने में, ठीक है। टॉर्ट्स के अलग अलग हेड्स हैं। टॉर्ट्स क्या होता है, जनरल डिफेंसेस क्या हैं टॉर्ट्स में, डिफेमेशन, न्यूसेंस, नेग्लिजेंस, malicious prosecution, all these are the different heads of torts which are discussed in detail. Liabilities, the strict and absolute liability, law of torts का इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैसे डेवलपमेंट हुआ, ये मेंस के लिए हम देखें तो सब कुछ इंपॉर्टेंट होगा आपका कि क्या चीज़ क्या होती है, एसेंशियल्स, केस लॉज। प्रीलिमिनरी पॉइंट से आपको मेनली जो पता होने चाहिए टॉर्ट्स में वो है क्या होता है और उससे रिलेटेड केस लॉ, ठीक है। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द कमर्शियल लॉ। कमर्शियल लॉ में हमें क्या देखने को मिल रहा है, कमर्शियल लॉ की अगर मैं बात करूं तो ये डिवाइडेड है आपका 4 लॉज में, ठीक है। सबसे पहला है पार्टनरशिप एक्ट। छोटे छोटे से लॉज हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि हम यूजुअली किसी और जुडिशियल सर्विसेज के लिए से पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। किसी और स्टेट में हमें ये सब के सब एक साथ देखने को नहीं मिलते हैं, कोई एक मिलेगा, कभी कोई 2 मिल जाएंगे हद से हद, ठीक, लेकिन सारे नहीं मिलते हैं। तो प्रॉब्लम वही होती है कि कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, कभी पढ़ा ही नहीं है इसको। कई बार हम कॉलेज में भी बस, क्योंकि छोटा सा ही पार्ट होता है ये, यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही आपसे पूछ लिया जाता है कॉलेजेस में भी, जब सिलेबस रहता है उसमें भी,
तो प्रॉब्लम यही होती है कि इसे कितना पढ़ा जाए। कंपनी लॉ, कौन से सेक्शंस इनके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एंड एनआई एक्ट। ठीक है, एनआई एक्ट का भी मेनली जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका चैप्टर 17। क्यों चैप्टर 17? ये डिसऑनर की बात करता है, डिसऑनर ऑफ चेक्स की बात करता है, तो मेनली क्वेश्चंस इसी पार्ट से बनते हैं। पार्टनरशिप एक्ट बहुत छोटा सा एक्ट है, 75 सेक्शंस हैं इसमें। सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी इतना ही है, 65 से 70 सेक्शंस तक इसके बीच इसमें हमें देखने को मिलते हैं। तो इनमें क्या सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं? कौन से सेक्शन में? सेल ऑफ गुड्स में कुछ डॉक्ट्रिन्स भी हैं, ठीक है, जैसे लेट द बायर बिवेयर। साथ में क्या राइट्स हो जाते हैं, अनपेड सेलर कौन होता है, लियन क्या होता है, कितना हमें पता होना चाहिए, क्या 2 राइट्स एक साथ उनके पास आ सकते हैं, कंडीशंस ऑफ वारंटी में क्या डिफरेंस है, सेल और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या डिफरेंस है, टाइम की क्या लिमिटेशन है, क्या टाइम एक एसेंशियल एलिमेंट है, ऑल दैट वुड बी डिस्कस्ड अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट में, पार्टनरशिप एक्ट सिंपल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन पार्टनर्स होते कौन है? सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है कि किसको आप बोलोगे कि पार्टनर्स हैं। वो सिर्फ आपका बेयर प्रोविजन से काम नहीं करता है, उसके साथ आ जाते हैं कुछ केस लॉस विच आर इम्पॉर्टेंट, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, तीनों स्टेजेस के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है आपका राइट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, थर्ड पार्टी के साथ क्या रिलेशन है, ये सब आपका डिस्कस किया जाएगा अंडर पार्टनरशिप एक्ट। कंपनी लॉ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज, पब्लिक प्राइवेट कंपनी में क्या डिफरेंस होता है, कहाँ अमेलगमेशन के क्या प्रोविजंस दे रखे हैं, कौन सी ट्राइब्यूनल है जो कंपनी से रिलेटेड है, एपेलेट ट्राइब्यूनल, वो सारी चीजें कौन से सेक्शंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट वुड बी डिस्कस्ड ओवर हियर। ठीक है, एनआई एक्ट में चैप्टर 17, जैसा कि मैंने आपको बताया, दैट दिस इज द चैप्टर विच वुड बी डिस्कस्ड इन डिटेल। क्यों आपको बैच ज्वाइन करना चाहिए? रीजन है ये, लास्ट हमारा जो रिजल्ट रहा है उसमें 60+ सिलेक्शंस वी हैव सीन एंड वी रियली वांट यू पीपल आल्सो टू बी देयर इन द मेरिट लिस्ट। तो आइए बैच को ज्वाइन करिए, आपको बैच से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे दिए गए नंबर पे आप पता करेंगे और आपको मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा ये जानने के लिए कि ये बैच क्यों इम्पोर्टेंट है, कितना आपको इससे हेल्प मिल सकती है। ठीक है, होप टू सी यू ऑल इन आवर बैचेस। थैंक यू।